आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग पवन सीरीज, राजन सीरीज, इनके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे इनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और अब हम लोग अग्रवाल सीरीज के प्रश्नों को कर रहे हैं। कल जो चैप्टर 5 था हम लोगों ने वहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना कहे कर दिया करिए। और मॉर्निंग में हम लोग के 12 PM पे एक क्लास आती है प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों की। आप उसको जाके देखिए क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र जो हैं वो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उससे क्या होते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे ज़रूर। मैं सन 2023 का प्रश्न पत्र सॉल्व करा रही हूँ। उसको सॉल्व कराने के बाद बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मैम सन 2024 का सॉल्व करा दीजिए। सन 2023 सॉल्व कराने के बाद मैं आप सभी को सन 2024 का पेपर सॉल्व कराऊंगी। उसके बाद फिर मैं आपको सन 2022, 21 इन सभी ईयर का पेपर सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको समझ आ रहा है मेरा क्लास तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे साथ जुड़ जाइए। इस बार आपका बैक नहीं लगेगा, क्योंकि डीएलएड जो पेपर है वह पवन सीरीज, राजन सीरीज, इन दोनों को अगर किसी ने खूब अच्छे से पढ़ लिया, मैक्सिमम मतलब अगर आपने 2 बार इसको रैंडम पढ़ लिया, ऐसे सरसरी नज़र से ही आपने देख लिया, तो आपका बैक नहीं लगेगा। बहुत से बच्चों का साइंस में, मैथ में इस बार बैक लग गया है, तो वो बच्चे डरे ना। आज मैंने साइंस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कराया है सन 2023 का। आप जाके वहाँ से देखिए, कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए आप ज़रूर देखिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र में से 50 से 60% जो होता है वो आपके एग्ज़ाम में आता ज़रूर है। अगर 50 से 60% आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र से तैयार हो जा रहा है तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। आप आराम से उसको देखिए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी क्लासेस डालती हूँ, एक दिन में मेरी 2 क्लासेस आती है। एक थोड़ा कॉन्सेप्ट रिलेटेड रहता है, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करा रही हूँ। पवन सीरीज हो गया, राजन हो गया, अग्रवाल का मैं करा रही हूँ। अग्रवाल कंप्लीट होने के बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में, मैं उनको पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। तो 2 क्लासेस पूरे दिन में, एक मॉर्निंग की जो मेरी क्लास होती है वो 40 से 50 मिनट की हो जाती है। इस टाइम की मेरी क्लास जो होती है वो 25 से 30 मिनट, मतलब मैक्सिमम आप 1.5 घंटे भी अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं। अगर 1.5 घंटे निकाल लीजिए 45 दिन तक, और अगर आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर अच्छे नंबर से पास कर लें तो क्या दिक्कत है। चलिए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जागृत शब्द का विलोम शब्द है जागृत। अगर कोई चीज़ जागृत है, फुल मोड में है, और उसका विलोम अपोजिट करना है तो आप उसको क्या कर देंगे, सुषुप्त कर देंगे, सुस्त बना देंगे ना। कोई बहुत ज़्यादा जागृत है तो आप उसको सुषुप्त कर देंगे, सुस्त कर देंगे, तो वही है, जागृत का विलोम सुषुप्त हो जाएगा। जो वाक्यांश किसी के आदि में, आदि मतलब होता है कि आदि मतलब होता है कि प्रारंभ में, आदि मतलब क्या होता है, प्रारंभ में। आदि मतलब प्रारंभ में लग कर उसके अर्थ को बदल देता है, वह क्या कहलाता है, जो आदि में लगकर उसके अर्थ को बदलता है उसे उपसर्ग कहते हैं। और जो अंत में लगकर उसके अर्थ को बदले उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। ये देख लीजिए, ये पर्यायवाची इतना इम्पोर्टेंट है कि यह घूम घूम के पवन में है, राजन में है, अग्रवाल में है, तीनों में ये कूद रहा है। मरकट का पर्यायवाची, अगर आप मतलब मेरी हिंदी की क्लासेस को देखे होंगे तो आपको ये पर्यायवाची तो मुंह पे ऐसे जुबानों पे होगा। मरकट का क्या होगा, बंदर हो जाएगा। मारकाट बंदर, मरकट का पर्यायवाची क्या है, बंदर है। जो शब्द या शब्द खंड किसी शब्द से पूर्व जुड़कर नए शब्द की रचना कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग।
पूर्व मतलब पहले, पहले ही तो होता है ना। जो शब्द खंड किसी शब्द से पूर्व जुड़कर नए शब्दों की रचना कर देते हैं, उन्हें पूर्व में जुड़ के या आदि में जुड़कर या प्रारंभ में जुड़ के अगर ऐसा लिख के आ जाए और उसके अर्थ क्या नए शब्दों की जो रचना कर दे तो उसे हम लोग उपसर्ग बोलेंगे, है ना। प्रत्येक में उपसर्ग है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक में उपसर्ग है। प्रति, प्रति एक, प्रति एक तो पढ़ेंगे ना हम लोग, तो प्रत्येक में क्या उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। अंत में, है ना। अभी आदि मतलब क्या हुआ, प्रारंभ में, और अंत लास्ट होता है। तो जो शब्द के लास्ट में लगकर उसकी विशेषता या परिवर्तन बदल देता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है टिकाऊ। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, टिकाऊ। आऊ आ रहा है ना, बड़ा आ ऊ आ रहा है, टिकाऊ। आप इसको पढ़िए 2 बार, अगर आप अच्छे से टिकाऊ बोलेंगे तो आपको खुद ही इसका प्रत्यय मिल जाएगा। समास का अर्थ है, अगर हम बात करें समास के अर्थ का, तो समास का अर्थ है संक्षेप भी करना और संक्षिप्तीकरण भी करना, इसलिए इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस समास का प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। क्या बोलेंगे हम लोग उसे, अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास के भेद, द्वंद्व समास के भेद पूछ रहा है तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं, प्रत्यय, अगर हम लोग बात करें प्रत्यय के कितने भेद हैं तो प्रत्यय के 2 भेद हैं। जो 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए उसे क्या कहेंगे। जो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे हम लोग कर्मधारय समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नहीं सॉरी, बहुव्रीहि, क्योंकि जो विशेषण बन जाता है जो किसी की पर्यायवाची हो जाती है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास बोलते हैं। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो उस समास को क्या कहेंगे, उस समास को हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है, इसमें क्या होता है, महाकवि में उपयुक्त समास है। महान है जो कवि, महान है जो कवि, इसमें क्या आ रहा है आ रहा है, शब्दों को तोड़ा जा रहा है, क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्मधारय। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास पहचानने की एक ट्रिक है कि उसके आगे उपसर्ग जुड़ा होता है, उसके आगे कोई शब्द जुड़ा होता है और उसका एक अलग अर्थ भी होता है। यथाशक्ति मतलब जहाँ 2 शब्द आपस में जुड़े होते हैं उसे भी हम अव्ययी, रात, दिन, ये सब क्या है, अव्ययी भाव हैं। लौकिक शब्द में प्रत्यय है लौकिक, लौकिक, इक आ रहा है ना, लौकिक हो गया। बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा है, बेखौफ में बे उपसर्ग जुड़ा है या उर्दू का है। मधुरता शब्द में प्रत्यय है मधुरता, क्या आ रहा है, ता आ रहा है लास्ट में ना, ता, ये हो गया। कटैया शब्द में प्रत्यय है कटैया, क्या आ रहा है, कटैया, या आ रहा है ना, कटैया, कटैया, यह आपका प्रत्यय हो गया। अगर प्रत्यय आपको नहीं आ रहा है तो आप शब्द को थोड़ा बोलना सीखिए, आपका प्रत्यय उपसर्ग खुद चिल्ला के कहेगा कि मैं प्रत्यय हूँ, मैं उपसर्ग हूँ। इंसानियत शब्द में प्रत्यय, इंसानियत, यत आ रहा है ना, इंसानियत, इंसानियत शब्द में प्रत्यय है इंसानियत, यत आ रहा है ना, यत, देखिए आपका प्रत्यय मिल गया। लाजवाब शब्द में उपसर्ग जुड़ा है ला, ला उसके बाद जवाब है ना, तो आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा, लाजवाब शब्द में आपको ला मिल रहा है और जवाब अलग है। अड़ियल शब्द में प्रत्यय अड़ियल, यल, आपका क्या है कि अड़ियल शब्द में उपसर्ग पूछ रहा, अड़ियल, अड़ी
यल, यल, यल। सालाना शब्द में आना उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग जुड़ा है किसमें? आना शब्द में। सालाना, सालाना, आना लास्ट में आ रहा है ना, तो जो ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है यह कौन सा है? अगर हम लोग बात करें तो यह हिंदी का है। कैसा है? हिंदी का है। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यक्ष शब्द में, प्रत्यक्ष शब्द में क्या पूछ रहा है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है तो प्रति तो क्या हो जाता है? उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, ये जो कि है नहीं। चौराहा शब्द में समास है। चौराहा, चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व नहीं, द्विगु समास। चौराहा क्या हो जाएगा? द्विगु समास, जिसमें 4 हो, 2 हो, 3 हो, ये सारे क्या हो जाते हैं? द्विगु समास हो जाएंगे। जिसमें गिनती की बात की जाए वे हमारे क्या हो जाएंगे? द्विगु समास हो जाएंगे। नेक्स्ट, भूतकाल। भूत जो है काल, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं। 6 भेदों का नाम आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि नाम पूछ लेता है कि भूतकाल के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। ये आपसे लॉन्ग में पूछ लेता है तो आप नाम याद कर लीजिएगा। कहिएगा तो मैं आपको याद करा दूंगी। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा क्या है? ममता व्यक्तिवाचक हो गया, सुरेश व्यक्तिवाचक हो गया, अच्छाई गुणवाचक हो गया, लेकिन पुस्तक क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। पुस्तक आप लोग का क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है उसे ही तो हम लोग सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे, जैसे राम की जगह हम लोग क्या करते हैं? ही, है ना। सीता को शी से मैंने डिनोट कर दिया, तो ये जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयत्री हो जाता है। आप इसको याद रखिए, ये अशुद्ध वाक्य में पूछ लेता है। शुद्ध करने के लिए व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? तो वचन का सही अर्थ संख्या से होता है, क्योंकि एक वचन, बहुवचन, ऐसे हम लोग इसको संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, पूछते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा का उदाहरण? ये सभी भाववाचक हैं। क्यों? क्योंकि ना हम लोग इसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस हम सब इसको फील करते हैं। कौन सा परिणाम बोधक विशेषण है? परिणाम बोधक विशेषण इसमें कौन सा है? तो थोड़ा, कैसा, लाल, कोला, तिकोना, ये सब उसके क्या हो गए? गुण हो गए। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिंग, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह हो जाएगा। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग 2 प्रकार होते हैं, संस्कृत में 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। हिंदी में काल के कितने भेद होते हैं? हिंदी में काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट कहते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करेंगे उसे हम लोग क्रिया विशेषण बोलेंगे। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध हो, वर्तमान में चल रहे समय का अगर बोध करा रहा है, चल रहे समय का अगर बोध करा रहा है तो वर्तमान काल ही तो हुआ। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण होता है। व्युत्पत्ति के दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार का होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसा ना करिए कि आप लोग क्या करते हैं, आते हैं, वीडियो देखते भी हैं और आपको अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको कुछ भी ना समझ में आए। अगर मैं अपना 100% देती हूँ तो 100% में से मैं आपसे ऐसा मान के चलती हूँ कि हाँ 50% तो आपको तो समझ में आता ही है। मैं अपना अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्या है कि जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं?
जिस विशेषण से संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक। क्योंकि संख्या का बोध पूछ रहा है ना। अच्छा, सुंदर, गीला किस विशेषण में आता है? ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि अच्छा, सुंदर यही सब तो पूछ रहा है ना, तो ये गुणवाचक हो गया। कौन सा गुणवाचक विशेषण है? थोड़ा ये हम लोग शायद पढ़ चुके हैं, फिर से वही आ गया है। नहीं, वही नहीं आ गया है, इसमें पूछ लिया है। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाव। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई। लड़ाई जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठास, चतुराई, उतराई। मिठास, इसको हम फील कर सकते हैं कितना मीठा है। इसको हम महसूस करते हैं कि कौन कितना चतुर है। लेकिन कौन कितना लड़ाई, ये लड़ाई थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा नहीं है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये विदुषी हो जाएगा। आप इसको याद रखिए, बहुत पूछता है एग्जाम में। यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण इसमें कौन सा? तो इतना हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है सूचना। सूचना दी जाती है, मित्र मिलते हैं, उपहार दिया जाता है, अध्याय पढ़ा जाता है, लेकिन सूचना मिलती है, इसलिए क्या है? स्त्रीलिंग है। कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, पता नहीं है। निश्चय पता होता है। निजवाचक, कोई व्यक्त हो गया, प्रश्न किसी से पूछा है, लेकिन कोई खड़ा है तो यह अनिश्चयवाचक हो गया। नेक्स्ट चैप्टर। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव क्या हैं? संकोच, शर्मिलापन, झिझक, ये सभी हैं। पठन का अर्थ है, पठन आप श्वासर वाचन भी करते हैं, मौन भी वाचन करते हैं, ये दोनों हो गया। मौन वाचन का जो उद्देश्य है, मौन वाचन का जो उद्देश्य क्या होता है कि वाचन गति का विकास हो सके, पठित सामग्री का अधिग्रहण हो सके, वाचन का अभ्यास। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? आ और बा हो जाएगा, क्योंकि वाचन का अभ्यास हम लोग नहीं करते हैं, वाचन गति का विकास, गति के विकास के लिए पढ़ते हैं, पठित सामग्री का अधिग्रहण के लिए हम लोग पढ़ते हैं। मुख्य रूप से वाचन कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम लोग बात करें कि वाचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, श्वासर और मौन वाचन। लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्रिया, शांतिपूर्वक, तो उसको हम क्या कहेंगे? मौन वाचन कहेंगे। शाश्वर वाचन के मुख्य भेद हैं। शाश्वर वाचन जो हैं, इसके मुख्य भेद की बात करें तो 2 है। मौन वाचन के भेद कितने हैं? मौन वाचन के भेद भी 2 हैं। शाश्वर वाचन करने वाले छात्र की पठन मुद्रा, स्वर, गति पर भी ध्यान किस कक्षा में दिया जाता है? या कक्षा 3 में दिया जाता है। प्रारंभ में केवल उच्चारण पर बल किस कक्षा में दिया जाता है? तो ये किस कक्षा में दिया जाएगा? कक्षा 2 में ही दिया जाएगा। प्रारंभ में केवल उच्चारण पर ही बल दिया जाएगा। ये कक्षा 2 के बच्चों के साथ किया जा सकता है। विद्यार्थी में जो कुछ पढ़ें उसका केंद्रीय भाव समझने का प्रयत्न भी करें। विद्यार्थी जो कुछ पढ़ें उसका केंद्रीय भाव समझने का प्रयत्न करें, तो ये कक्षा 5 का बच्चा कुछ हद तक कर सकता है। 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी एक साथ मौखिक पठन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे समावेत पठन, क्योंकि साथ साथ कर रहे हैं। आदर्श वाचन के बाद जब बालक अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के ढंग के अनुसार वाचन करने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे अनुकरण वाचन। जब अध्यापक का देख के उसी के अनुसार करेगा बच्चा, तो उसे क्या कहेंगे? अनुकरण। अनुकरण में क्या होता है? नकल करना। पाठनकर्ताओं की संख्या के आधार पर श्वासर वाचन के प्रकार कितने हैं? तो 2 प्रकार के हैं। कक्षा शिक्षण की दृष्टि से श्वासर वाचन के प्रकार होते हैं। श्वासर वाचन के प्रकार 3 होते हैं। पुस्तक और आँखों के बीच की दूरी होनी चाहिए।
लगभग 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का कौन सा चैप्टर है? 9 है। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरण की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्यों के प्रकार क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार किए जा सकते हैं 3 प्रकार के। इनमें में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या पूछ रहा है कि इनमें में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। लता ने 2 चिट्ठी लिखी। लता ने 2 चिट्ठी लिखी। तो लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, ये आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? इनमें में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता। तुमसे बात करना ही व्यर्थ है। तुमको मैं कैसे समझाऊं? तुम्हारा कुछ नहीं हो, तुमको मैं कैसे समझाऊं? ये इसका क्या है? अशुद्ध है। इनमें में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें में से कौन सा? तुम्हें अब नहीं समझा सकूंगी। नेक्स्ट, इनमें में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य आप खुद भी पढ़ सकते हैं। चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध पूछा गया है? इनमें में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? चयन कीजिए। अगर बात करें तो आज बेहद सर्दी है। आज अधिक सर्दी है, ये सब सर्दी गलत लिखा है, देख लीजिए। आज बेशुमार सर्दी है, गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राह चलते दोनों में तकरार हो गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही करा दे रही हूँ। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? चयन कीजिए। तो सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भूख स्थल से सैकड़ों घर क्या हो गए हैं? तबाह हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसमें क्या है? पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। ये शुद्ध अशुद्ध आप इसको खुद पढ़ के कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ समझाने लायक या पढ़ाने लायक नहीं रहता, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। नेक्स्ट हम लोग का क्या है चैप्टर कि अनौपचारिक व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं। जो ये अनौपचारिक हैं और व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं वो माता पिता को, मित्र, भाई बहन, इन सभी को लिखे जाते हैं। जो पत्र के अंग होते हैं, स्थान होता है, उसमें पता भी होता है, तिथि भी होती है, ये सभी होते हैं। अपने व्यवसाय से संबंधित विषय के बारे में पत्र लिखेंगे तो वो व्यवसायिक पत्र हो गया, क्योंकि सीधे ही बोल रहा है कि व्यवसाय के लिए। प्रार्थना पत्र जो होते हैं उसके लिए अगर आप पत्र लिखेंगे तो वो औपचारिक पत्र होंगे। व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आपका, आज्ञाकारी, है ना, या स्नेहकांक्षी। हम लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं। किसी कार्यालय पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर्श सूचक शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम माननीय महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से पत्र के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? तो वो 2 प्रकार के होते हैं। नौकरी आदि की प्राप्ति के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं तो उसको हम लोग व्यावसायिक पत्र ही कहेंगे। अनौपचारिक व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं उपयुक्त सभी के लिए, माता पिता, भाई बहन। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? मौलिक लेखन के पक्ष हैं। मौलिक लेखन के जो पक्ष हैं 2 हैं। मौलिक लेखन की जो विधियां हैं, निबंध, संवाद, कहानी, ये सभी हैं। वर्ण, वर्तनी, विराम चिन्ह, वाक्य गठन कि किस पक्ष में सम्मिलित हैं? तो जो ये वर्ड है ये सभी आंतरिक पक्ष में सम्मिलित हैं। जब कल्पना, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास हो तो वह लेखन का पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य एवं आंतरिक पक्ष। हम लोगों ने अग्रवाल सीरीज के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हम लोगों ने उनको कर लिया है। कल मैंने पार्ट 1 कराया था, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मैंने बार बार यही कहती हूँ कि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम सोचते हैं कि हाँ, मैं कुछ ऐसा अच्छा कर रही हूँ जो बच्चों को समझ में आ रहा है और हमें इसको आगे करना चाहिए। और अगर आप मेरी क्लास को ऐसे ही लगातार 1 महीने सिर्फ एग्ज़ाम तक 1 मंथ आप देख लीजिए, अगर अच्छे से अगर आपका एग्ज़ाम ना क्लियर हो जाए तो आप मुझसे कहिएगा। आप खुद आके कमेंट में मुझे बताएंगे कि मैम, मेरा 50 नंबर का जो पेपर था उसमें मैं 40-45 नंबर करके आया हूँ और वो भी सही करके आया हूँ। आप खुद बताएंगे आके कमेंट में। जिन बच्चों का साइंस में बैक लगा है, मैं उनका साइंस में इस बार बैक नहीं लगने दूंगी। लेकिन बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी, कोई भी टीचर है या मैं हूँ, कोई भी टीचर है, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेगा कि अगर वो कुछ पढ़ा रहा है, कुछ कह रहा है, तो आप उसको थोड़ा फोकस करिए, पढ़िए। अब मैं क्लास डाल दे रही हूँ, आप आए, एक दिन देख लिए, दूसरे दिन आपको आना ही नहीं है ये देखने, तो इस तरह कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। मैं 24 घंटे आपसे नहीं मांग रही हूँ, 1.5 घंटे मैं मांग रही हूँ आपसे। अगर आप 1.5 घंटे 1.5 महीने तक अगर आपने दे दिया, 1 मंथ तक, 1.5 महीने तक, तो गारंटी है कि आपका निकलेगा ज़रूर। अगर पवन सीरीज, राजन सीरीज, अग्रवाल सीरीज, इन तीनों को आपने पढ़ लिया, पवन, राजन, अग्रवाल, जिसको जो सीरीज समझ में आती है आप पढ़ लिए, तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो 50% आपका यहाँ से तैयार हुआ, 50% आपका प्रीवियस ईयर से। हम कह रहे हैं अगर 50 का आपने 40 यहाँ तैयार कर पाया, 40 यहाँ तैयार कर पाया, तो आप तब भी तो आपका 80% तैयार है ना एग्ज़ाम के लिए। ऐसा थोड़ी ना कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। तो आप अभी से ही क्लास देखना शुरू कर दीजिए। मैंने सारे क्लासेस जो हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैंने करा दिया है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाऊंगी। जो इम्पॉर्टेंट है मैं एनालिसिस करूँगी, जो बार बार रिपीट हुए रहेंगे मैं उन्हीं प्रश्नों को लाऊंगी और वही आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे। आप आराम से टेंशन फ्री होकर अपनी तैयारी करिए। और आज की वीडियो पे इतना ही। धन्यवाद।